नंबर 1, ब्लू चिप स्टॉक्स। ये वो स्टॉक्स हैं जो बहुत स्टेबल कंपनीज के हैं, बहुत लार्ज कैपिटल कंपनीज के हैं, एंड आपको पता है कि ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन कंपनीज ने बहुत कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है। तो आप देखेंगे कि पिछले 5 साल में उनका सेल्स ग्रोथ कैसा रहा है, पिछले 5 साल में उनका प्रॉफिट ग्रोथ कैसा रहा है, उनका डेट या जो कर्ज उन्होंने बैंक से लिया हुआ है उसका रेशियो क्या है इन कंपैरिजन टू देयर इक्विटी, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा कर्ज लिया हुआ है तो उस कर्ज को चुकाना या उसका ईएमआई भर पाना ड्यूरिंग अ रिसेशन बहुत मुश्किल हो जाता है। ऑल ऑफ दोस फैक्टर्स कम इनटू प्ले जब आप इन स्टॉक्स को पिक करते हैं। आइडिया यह है कि स्टेबल स्टॉक्स पिक करिए जहां शायद आपको बहुत फिनोमिनल ग्रोथ नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप कंटिन्यूड रहना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट में ड्यूरिंग अ रिसेशन, तो दीज स्टॉक्स विल बी अ गुड और परहैप्स अ सेफर बेट एज अगेंस्ट कोई रैंडम स्टॉक जो पेनी स्टॉक्स हैं या अभी बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी से गुजर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मार्केट कैप में जाकर सिर्फ लार्ज कैप कंपनीज को सिलेक्ट करता हूं, मतलब सिर्फ वो कंपनीज जिनका मार्केट कैप 20,000 करोड़ से ज्यादा है, फिर मैं बोलता हूं कि डेट और इक्विटी का रेशियो क्या है एज अ परसेंटेज, फिर मैं ये भी बोलता हूं कि इनका रेवेन्यू ग्रोथ लास्ट 5 सालों में कितना था, एंड फिर मैं ये भी बोलता हूं कि इनका EBITDA ग्रोथ मतलब प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट 5 सालों में कितना था, एंड देन आई विल मेक सम डिसीजंस। तो मैं बोलूंगा कि डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो 50% होना चाहिए, मतलब अगर जो भी कर्ज लिया हुआ है वो 50% है टू द टोटल इक्विटी। रेवेन्यू ग्रोथ मैं बोलता हूं कि कम से कम तो 10% होना ही चाहिए फॉर द लास्ट 5 years, एंड फिर EBITDA ग्रोथ मैं बोलता हूं कि वो भी कम से कम 10% होना चाहिए। अगर ये मैं सारी चीजें करूंगा तो सिर्फ 18 रिजल्ट निकलते हैं, सिर्फ 18 अमंगस्ट 4,500 कंपनीज जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हैं, यही 18 हैं। और इनको अगर मैं रेवेन्यू ग्रोथ से करूंगा तो बजाज, अदानी, प्लीज ये रिकमेंडेशंस नहीं है तो ये जाकर स्टॉक्स मत खरीद लेना, ये 30 सेकंड का काम है, ऐसे स्टॉक्स नहीं पिक होते। मैं एक एक्सपर्ट नहीं हूं, ना ही आप हैं। इस वीडियो को देख के ये स्टॉक्स खरीदना सबसे बड़ी बेवकूफी होगी, लेकिन आई एम जस्ट शोइंग यू हाउ दिस वुड वर्क। एवेन्यू जो डीमार्ट हो गया, SRF हो गया, L&T हो गया जो एक बहुत बड़ी इंफ्रा कंपनी है, जिंदल स्टील हो गए, अदानी विल्मर हो गए, तो ये सारे, एंड दिस इज हाउ यू वुड स्टार्ट टू इन्वेस्ट ड्यूरिंग अ रिसेशन। वो कंपनीज जो स्टेबल है, कंसिस्टेंटली परफॉर्म करती आई हैं, हिस्टोरिकली अच्छे से परफॉर्म करी हैं, एंड उनका कर्ज टू इक्विटी रेशियो कम है। नंबर 2, अब आप और मैं स्टॉक्स नहीं पिक कर सकते क्योंकि जैसे मैंने दिखाया 30 सेकंड के अंदर ये 18 स्टॉक जो निकल गए, शायद ये सही स्टॉक्स नहीं है, मुझे नहीं पता है, बिकॉज़ जेन्युइनली नहीं पता है। सो अ ग्रेट वे टू डू दैट इंस्टेड इज म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स में एक मैनेजर होता है जो ये जिम्मेवारी लेता है कि हम आपके लिए मैनेज कर लेंगे, उसके लिए आप हमें एक बहुत छोटा सा कॉस्ट बेयर करने की इजाजत दे दीजिए, एंड फिर आप वो रिटर्न्स कमाइए जो हम आपके लिए ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। एंड ये समझने की कोशिश करिए कि रिसेशन में हमेशा मार्केट नीचे की तरफ जाने की कोशिश करती है, या कोशिश नहीं करती, नीचे की तरफ जा रही होती है, लेकिन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि स्टॉक मार्केट में हमेशा देखा गया है, 5-10 साल 20 साल के पीरियड पे वो मार्केट कंसिस्टेंटली ऊपर जाती है ओवर दिस लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो आपका फर्ज बनता है कि इस पॉइंट पे आप इन्वेस्टेड रहेंगे एंड एक ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे जहां आपको पता है कि जब मार्केट ऊपर चढ़ने शुरू हो जाएगी तो आपके इन्वेस्टमेंट्स भी परफॉर्म करना शुरू हो जाएंगे। एंड वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स। इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स होते हैं जहां कोई सेक्टर नहीं होता है, कोई स्पेसिफिक स्टॉक्स नहीं होते हैं, ग्रोथ पे फोकस नहीं होता है, डिविडेंड पे फोकस नहीं होता है, ना ये सब, वो सिर्फ और सिर्फ जो भी इंडेक्स है जो आपने खरीदा है उसको मैप करने की कोशिश करता है। मेरा फेवरेट इंडेक्स म्यूचुअल फंड है निफ्टी 50 इंडेक्स म्यूचुअल फंड, जहां इंडिया के टॉप 50 स्टॉक्स जो हैं वो निफ्टी 50 एक इंडेक्स कंप्राइज करते हैं, और कोई भी म्यूचुअल फंड अगर उस निफ्टी 50 इंडेक्स को ट्रैक करने की कोशिश करता है तो जैसे जैसे वो 50 कंपनीज परफॉर्म करती हैं वैसे ही ये म्यूचुअल फंड परफॉर्म करता है। एंड मेरा विश्वास फिर ये रहता है कि ये 50 कंपनी जो है ये इंडिया की सबसे टॉप 50 कंपनीज हैं, तो किसी न किसी दर्जे से स्टेबल होंगी, अच्छे से ग्रोथ आएगा, कंसिस्टेंटली आएगा, परफॉर्म करेंगे। हाँ, शायद बहुत फिनोमिनल परफॉर्मेंस नहीं होगी, लेकिन एक स्टेबल परफॉर्मेंस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम होगी, व्हिच इज समथिंग दैट आई वुड वांट ड्यूरिंग अ रिसेशन। नंबर 3, सेक्टोरल ETFs या सेक्टोरल म्यूचुअल फंड्स। एक ऐसा फोकस जहां आप एक सेक्टर पे फोकस करके उनके स्टॉक्स पे फोकस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोविड के दौरान कुछ सेक्टर्स थे जो बहुत प्रॉस्पर करे और कुछ सेक्टर्स थे जो बहुत बुरी तरह पिट गए। टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, ये सारी इंडस्ट्रीज रातों रात एक तरीके से बर्बाद हो गई। लेकिन कौन कौन सी इंडस्ट्रीज मशरूम करने लगी?
टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे से चलने लगा, एग्रीकल्चर अच्छे से चलने लगा, फार्मा अच्छे से चलने लगा, बायोटेक अच्छे से चलने लगा, एंड ऑल ऑफ दोज वर बेट्स दैट यू कुड हैव टेकन। ये बेट आप कैसे लेते हैं? एक सेक्टरल ETF या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके। अगर आपके पास ये म्यूचुअल फंड या ETF में ऑप्शन नहीं आता है, स्मॉल केस में ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहां सेक्टर फोकस आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप ऑटो में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप फार्मा में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप ITES में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप एनर्जी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लॉजिस्टिक्स या इंफ्रा में इन्वेस्ट कर सकते हैं, सो ऑन। तो आपकी राय होगी कि यार रिसेशन के दौरान मुझे क्या लगता है कौन सा सेक्टर है जो परफॉर्म करेगा, एंड फिर मैं उस सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहता हूं। एंड द वे टू डू दैट विल बी टू वर्क विद अ मैनेजर जो कि आपके म्यूचुअल फंड को या आपके स्मॉल केस को या आपके ETF को मैनेज करेगा। नंबर 4, रियल एस्टेट। रियल एस्टेट हिस्टोरिकली देखा गया है रिसेशन में, अगर वो रियल एस्टेट लेड रिसेशन ना हो तो स्टेबल रहता है। अगर रिसेशन रियल एस्टेट की वजह से ही आया है, जो कि 2007-2008 में हुआ था यूएस में, एंड फिर वो ग्लोबली फैलने लगा, तो नेचुरली रियल एस्टेट अंडर परफॉर्म करेगा। लेकिन बाय एंड लार्ज बाकी सारे रिसेशंस में रियल एस्टेट मोर और लेस स्टेबल रहता है। तो आप रियल एस्टेट एज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को कंसिडर कर सकते हैं ड्यूरिंग अ रिसेशन। लेकिन रियल एस्टेट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि बहुत ज्यादा पैसा चाहिए होता है। वो 50 लाख 1 करोड़ वो कहां से आएंगे, क्योंकि हम तो शुरुआती इन्वेस्टर्स हैं। एंड अ ग्रेट वे टू कंसिडर दैट is REITs, Real Estate Investment Trust। REITs रियल एस्टेट कंपनीज फ्लोट करती हैं। एक तरीके से मानिए कि ये स्टॉक्स हैं, लेकिन द डिफरेंस इज कि ये रियल एस्टेट कंपनीज अपने रेंटल इनकम से जो भी इनकम कमाती हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेड इन द REIT एज अ प्राइस। तो एक तरीके से आप उस रियल एस्टेट कंपनी के रेंटल इनकम पे बेट कर रहे हैं। एंड द आइडिया इज कि रिसेशन के दौरान ये मोर और लेस स्टेबल ही रहेगा, क्योंकि कंपनीज ने लॉन्ग टर्म लीजेस साइन करी होंगी एंड दे विल कंटिन्यू पेइंग दोज ऑफ। एंड जो भी वो डिसीजंस हाइब्रिड, वर्क फ्रॉम होम, वर्क फॉर बॉसेस, वो सारी चीजें ले चुके हैं बिफोर द रिसेशन स्टार्टेड। तो दिस रेंटल इनकम इज समहाउ गोइंग टू बी स्टेबल। इंडिया में अभी 3 REITs हैं, एम्बेसी ऑफिस, माइंडस्पेस एंड ब्रुकफील्ड। एम्बेसी, माइंडस्पेस और ब्रुकफील्ड जो है वो ऑफिस स्पेसेस चलाते हैं। तो ऑफिस या कमर्शियल रियल एस्टेट का जो रेंटल इनकम है वो अकाउंट होता है। लेकिन एक REIT मुझे याद नहीं है कौन सा है, वो लॉन्च होने वाला है विच इज फोकस्ड ऑन रिटेल, मतलब मॉल्स जो हैं उनके रियल एस्टेट पे, एंड दैट इज ऑल्सो एन ऑप्शन दैट यू वुड हैव। नंबर 5, फिक्स्ड इनकम या डिविडेंड स्टॉक्स। रिसेशन के दौरान अगर एक रेगुलर इनकम आती रही, नथिंग इज लाइक दैट। तो फिक्स्ड इनकम, बॉन्ड्स, कोई ऐसी चीज जहां आपको गारंटीड एक रिटर्न मिलता है। फिक्स डिपॉजिट तो है ही, बट ऑफ कोर्स वो इन्फ्लेशन को बीट ही नहीं कर पाता, तो आई वुड नॉट रेकमेंड दैट। अगर आप EPF या PPF में करते हैं तो बहुत लंबा लॉक इन होता है, 15 साल का, तो उसका क्या फायदा, या फायदा नहीं है, उसका फायदा तो ऑफ कोर्स बहुत सारा है, लेकिन 15 साल बाद ही होगा। सो शॉर्ट टर्म के लिए कॉर्पोरेट बॉन्ड्स इज अ ग्रेट वे फॉर यू टू थिंक अबाउट फिक्स्ड इनकम एसेट्स। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स क्या होते हैं? कंपनीज जो लोन लेना चाहती हैं, लेकिन बैंक से लोन लेने के बजाय वो रिटेल इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं और बोलते हैं कि हम आपको एक रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे जो कि फिक्स्ड होगा, और वो रेगुलर डिस्बर्समेंट होगी, हर 6 महीने, हर 9 महीने, हर साल, व्हाटएवर दैट सिंक में भी। अब ये रिस्की भी है, क्योंकि रिसेशन के दौरान, जैसे कि हमने बताया, बहुत सारी कंपनीज अंडर स्ट्रेस आ जाती हैं। तो आप एक ऐसी कंपनी का कॉर्पोरेट बॉन्ड लेंगे जिसका प्रोफाइल बहुत स्टेबल है, बहुत अच्छा है, एंड टू वैलिडेट दैट there is something called a corporate bond rating। सबसे हाईएस्ट रेटिंग होती है AAA रेटिंग, उसके बाद आती है AA रेटिंग। तो मेरी राय ये रहेगी, या मेरा रिक्वेस्ट ये रहेगा कि अगर आप कोई भी कॉर्पोरेट बॉन्ड खरीदें तो AA और AAA का ही खरीदें, उससे कम का ना कंसिडर करें ड्यूरिंग अ रिसेशन, बहुत बहुत रिस्की हो सकता है। अ ग्रेट प्लेटफॉर्म टू बाय कॉर्पोरेट बॉन्ड्स इज wintwealth.com। डिस्क्लेमर, मैं विंट वेल्थ में एक इन्वेस्टर हूं, तो थोड़ा सा बायस्ड हूं इन सजेस्टिंग दैट, लेकिन बहुत सारे और प्लेटफॉर्म्स भी हैं जहां आप कॉर्पोरेट बॉन्ड्स इवैल्यूएट कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, एंड गो अबाउट डूइंग इट। मैं पर्सनली विंट वेल्थ से इन्वेस्ट करता हूं, एंड आई हैव फाउंड दैट टू बी अ ग्रेट रिसोर्स टू जनरेट फिक्स्ड इनकम थ्रू माय इन्वेस्टमेंट्स। दूसरा तरीका इसी में है, डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स। वो स्टॉक्स जिनका स्टॉक प्राइस बहुत तेजी से नहीं ग्रो करता, या बहुत कंसिस्टेंटली भी इतना ग्रो नहीं करता, लेकिन वो रेगुलरली
डिविडेंड्स पे आउट करते हैं। डिविडेंड्स क्या होते हैं? जब एक कंपनी प्रॉफिट बनाती है तो उसके बाद दो चॉइसेस होती हैं। इस प्रॉफिट को वापस कंपनी में इन्वेस्ट करिए ताकि कंपनी ग्रो करती रहे, या अगर उन्हें लगता है कि कंपनी ना बहुत स्टेबल बन चुकी है, शायद इस पैसे का इतना ज्यादा वैल्यू कंपनी में नहीं है, तो वो इस प्रॉफिट को अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, एंड दैट इज कॉल्ड अ डिविडेंड। तो अगर आप डिविडेंड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको रेगुलरली वो डिविडेंड्स मिलते रहेंगे, एंड द बेस्ट पार्ट, उसके लिए आपको स्टॉक नहीं बेचना पड़ेगा। दिस इज सच अ ग्रेट वे टू स्टार्ट जनरेटिंग फिक्स्ड इनकम। तो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड डिविडेंड स्टॉक्स टू स्टे इन्वेस्टेड ड्यूरिंग अ रिसेशन। नंबर 6, गोल्ड। गोल्ड अक्सर बोला गया है, मैं इतना नहीं मानता लेकिन बोला गया है क्योंकि एक्सपर्ट बोलते हैं तो मैं कौन हूं ना बोलने वाला, कि रिसेशन के दौरान गोल्ड हमेशा स्टेबल रहता है। एंड गोल्ड इज अ नाइस हैप्पी एसेट जहां 7 से 8-9% सालाना आपको एक रिटर्न मिलेगा ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो गोल्ड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं ड्यूरिंग अ रिसेशन, क्योंकि आपको कम से कम इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स तो मिल सकते हैं। लेकिन बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए वो ज्वेलरी खरीदना शुरू कर देते हैं। नॉट अ गुड आइडिया। क्यों? क्योंकि उसमें मेकिंग चार्जेस जाते हैं, उसमें वेस्टेज होता है, शायद गोल्ड प्योर भी ना हो, एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स मेक द इंस्ट्रूमेंट नॉट अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। द बेस्ट वे टू बाय गोल्ड इज टू बाय डिजिटल गोल्ड या सॉवरन गोल्ड बॉन्ड्स। सॉवरन गोल्ड बॉन्ड्स भारत की सरकार इशू करती है। वो बोलती है कि जैसे जैसे गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा तो आपको वो रिटर्न तो मिलेगा ही, लेकिन उसके ऊपर 2.5% एक्स्ट्रा रिटर्न मिलेगा whenever you go for a maturity, जो कि 5 साल के बाद हो सकती है। SGBs जो होते हैं, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, वो रेगुलरली अनाउंस किए जाते हैं, लेकिन मार्केट में ट्रेड भी होते हैं। विंटवेल्थ का नाम मैंने शेयर किया था फॉर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। वो SGB आपको खरीदने का ऑप्शन भी देता है थ्रू द सेकेंडरी मार्केट, जहां आप बहुत सारे SGB प्रोवाइडर्स जो हैं, जो प्राइमरी ओनर्स हैं, उनका कंपैरिजन करके ये डिसाइड कर सकते हैं कि किसकी यील्ड या रिटर्न सबसे हाईएस्ट है, एंड मैं वो खरीदने के लिए तैयार हूं। एंड फाइनली नंबर 7 which is diversify and diversify geographically। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि रिसेशन में आपकी कंट्री को बहुत ज्यादा हिट होने वाला है, देन यू शुड पुट योर मनी आउटसाइड ऑफ द कंट्री जहां शायद वो इंपैक्ट ना हो। नाउ दैट मे नॉट बी ट्रू फॉर द करंट रिसेशन, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि करंट रिसेशन यूएस में ज्यादा होगा, लेकिन इट्स स्टिल एन ऑप्शन फॉर यू टू कंसिडर कि आप इंडिया में बैठे बैठे यूएस स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। मल्टीपल वेज ऑफ डूइंग दैट। आप यूएस के म्यूचुअल फंड्स खरीद सकते हैं, which are India based mutual funds but governing the US market। तो वो US stocks खरीदते हैं, and that is how they give you a return। I personally invest directly in the US market using IND Money। ये sponsored link नहीं है, मैं IND Money का एक कस्टमर हूं और एक इन्वेस्टर भी हूं, so disclaimer, मैं पर्सनली उसको यूज करता हूं, and that is why I've put in my own personal money into it। लेकिन IND Money के थ्रू आप डायरेक्टली अपने इंडियन बैंक अकाउंट से यूएस स्टॉक खरीद सकते हैं। इट इज पार्क्ड विद अ यूएस बेनिफिशियरी। मेरे केस में वो ड्राइव वेल्थ है। इट इज सिक्योर टू द एक्सटेंट दैट ड्राइव वेल्थ हैज अनाउंस्ड इट इज अ रजिस्टर्ड बॉडी अंडर द SEC, एंड IND Money acts as the intermediary। बेस्ट चीज ये है कि कॉस्ट बहुत लो है, एक्सचेंज रेट बहुत अच्छे हैं, एंड आई गेट विजिबिलिटी over all my investments using the IND Money app। तो ये है 7 तरीके of continuing to invest during a recession। Bonus tip, and this is perhaps the most important। recession में अक्सर देखा गया है कि सबसे ज्यादा लोग अपने इन्वेस्टमेंट्स रोक देते हैं, एंड आई अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि इनकम थोड़ी सी अनप्रेडिक्टेबल हो जाती है, थोड़ा सा फियर आ जाता है, थोड़ी सी अनप्रेडिक्टेबिलिटी आ जाती है जस्ट इन आउटलुक। लेकिन सबसे बेस्ट इन्वेस्टर्स तब नहीं इन्वेस्ट करते जब मार्केट ऊपर होती है, वो तब इन्वेस्ट करते हैं जब मार्केट नीचे होती है। बिकॉज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इन्वेस्टिंग इज कि आप लो खरीदते हैं और हाई सेल करते हैं। अक्सर लोग बिल्कुल उल्टा करते हैं, वो हाई खरीदते हैं क्योंकि उन्हें लगता है अरे मार्केट इतनी ऊपर जा रही है खरीद लो, एंड देन वो लो सेल करते हैं क्योंकि इंस्टेंटली जैसे मार्केट गिरने लगती है वो डर जाते हैं, एंड दे फियर लूजिंग देयर मनी। तो अगर आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर हैं, देन आप इस रिसेशन में भी इन्वेस्ट करते रहेंगे, बिकॉज दैट इज द श्योरेस्ट एंड द स्मार्टेस्ट वे of making consistent returns over a long period of time। I hope this was helpful। Ankur Warikoo signing off।
मेरी नई किताब गेट एपिक शिट डन अब मार्केट में अवेलेबल है। इस किताब में मैं 36 ऐसे सवालों के जवाब देता हूं जो आप अपनी जिंदगी से शायद हर रोज पूछते हैं। बहुत सिंपल किताब है, एक स्टूडेंट और एक टीचर के बीच में एक कॉन्वर्सेशन में ये किताब लिखी गई है। इस बुक को खरीदने के लिए लिंक Amazon का पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में है।